हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ये आपको एग्जाम में टॉपिक मिलेगा, फ्लक्स क्वांटाइजेशन। अब ये ना ऐसा टॉपिक है जो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 4 में भी आ सकता है, ये 6 में भी आ सकता है और ये 8 में भी आ सकता है। ठीक है, 2 में आएगा तब वहां पे आपको ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। अगर 4, 6, 8 में आएगा तो लगभग डिस्कशन इसका सेम ही रहता है, कुछ ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता। 2 और 4 में मान के चलो आपको सेम डिस्कस करना है और 6 और 8 में आपको सेम डिस्कशन करना है। और आज जो ये क्वेश्चन है ये आपका 6 या 8 मार्क्स के विद रिस्पेक्ट टू है, ना कि 2 और 4 मार्क्स के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, 2 या 4 में कैसे लिखना है वो मैं एंड ऑफ द लेक्चर बता दूंगा कि इसको कितना लिखना है। पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फ्लक्स क्वांटाइजेशन है बच्चे वो है कि पहली बात तो ये है कि ये जो फ्लक्स क्वांटाइजेशन है ये छोटा सा टॉपिक है। वैसे ये एमएससी के अंदर इसका एक्सप्रेशन आता है, लेकिन सीडीएलयू वालों ने 2 बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है। सीडीएलयू में ये 2 या 3 टाइम्स आया हुआ है, लगभग हर एग्जाम में 1 साल छोड़ के ये क्वेश्चन आ ही रहा है। फ्लक्स क्वांटाइजेशन इसका एक्सप्रेशन पूछता है वो कि प्रूव दैट द फ्लक्स इज क्वांटाइज थ्रू एनी सेमीकंडक्टर रिंग। ठीक है ना, उसका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो क्वेश्चन सेम ही है। अब देखो इसके अंदर करना क्या है आपको। अब बच्चे कल हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि जो भी आपका सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सुपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कूपर पेयर्स। ठीक है, इनको आप कूपर पेयर्स बोलते हो, चलो ठीक है, दीज आर द कूपर पेयर्स। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि ये कूपर पेयर्स हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर कि जो ये कूपर पेयर्स हैं, अब ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है ना, 2 एज ए पेयर मूव कर रहे हैं। अब देखो बच्चे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, मैंने पहले करवाया था 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए मेरे पास 1। ओड नंबर आया तो ये फर्मियोन होगा, तो इलेक्ट्रॉन आपका सिंगल फर्मियोन होता है। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास 2 हो गए। तो 2 जो होता है वो आपका क्या होता है, दैट इज योर बोसोन है। तो इसका मतलब अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, दैट मीन्स कि नॉर्मल कंडक्टर होता, तब तो इलेक्ट्रॉन एज ए फर्मियोन एक्ट करेगा। लेकिन अगर वो सुपर कंडक्टर है तब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में मूव करता है, तब वो एज ए फर्मियोन नहीं एज ए बोसोन एक्ट करेगा। तो इसके ऊपर आप जो बोसोन वाली प्रॉपर्टीज हैं वो आप सारी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो बोसोन है, ठीक है, दैट इज बोसोन जो है ना वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को फॉलो करता है। आपने सेकंड ईयर के अंदर ये की थी, लास्ट 4th सेम के अंदर आई थी, दैट इज बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या था, ये जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स थी, इसके अंदर ये होता है कि एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं। तो अब ये भी केस वही सेम है, इसका मतलब कि एक लेवल के अंदर कितने भी आप ऊपर पेयर जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो। अब जो सेकंड बात ये है कि यहाँ पे दैट मीन्स कि एक ऑर्बिटल के अंदर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ कूपर पेयर होंगे, और यही फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ बोसॉन्स आर इन सेम ऑर्बिटल। अब ये क्यों है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो कूपर पेयर्स है ना वो एज ए बोसोन एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बात कर रहा है ये इन्हीं कूपर पेयर्स की बात हो रही है, ना कि अलग से कोई बोसोन से यहाँ पे आगे, वही कूपर पेयर है। अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तब तो वो आपका एक्ट करता है एज ए फर्मियोन, लेकिन वो डबल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो एक्ट करेगा कूपर पेयर। तो कूपर पेयर को बोसोन बोलते हैं। सॉरी, जो आपका इवन नंबर ऑफ जो टोटल पार्टिकल आते हैं उसको बोसोन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ बोसोन है इन द सेम ऑर्बिटल, तो उनकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो आप प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड मतलब उसका साइज होगा ना, वेव फंक्शन जो होगा, वो आप एक क्लासिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर सकते हो। कैसे, अब देखो, अब आपको चलो याद नहीं होगा कि एक पहले तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आई थी, दैट इज एमबी स्टैटिक्स आई थी, इसको क्लासिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये होता है कि किसी सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं। अब फिर आई बोस आइंस्टीन, अब इसके अंदर भी ये था, ये क्वांटम है, पर इसके अंदर भी क्या था कि कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं। तो अब आप वो क्लासिकल के अंदर कितने, अब ये कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं वो दोनों के अंदर है, क्लासिकल के अंदर भी है और क्वांटम के अंदर भी है।
तो आप ये जो नंबर ऑफ बोसॉन्स एक ही ऑर्बिट के अंदर आ रहे हैं, एक ही ऑर्बिटल मान के चलो ये है, एक बोसॉन यहाँ पे है, नंबर ऑफ बोसॉन्स आपके इस ऑर्बिटल के अंदर है, तो ये आप क्लासिकल क्वांटिटी के साथ इसका कंपेयर कर सकते हो। किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चे, जो आपका ईएम वेव होती है या जो आपके पास ईएम फील्ड होता है, उसके साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हो। जो ईएम फील्ड होता है उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर फोटोन होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जो आपका सुपर कंडक्टर है उसके अंदर क्या आ रहे हैं? कूपर पेयर्स आ रहे हैं, या आप कह सकते हो बोसॉन्स आ रहे हैं। तो इसीलिए जो हमने इसका डेरिवेशन स्टार्ट करना है वो हमने इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एक कंसिडरेशन करनी है, उसके साथ उसको रिलेट करके चलना है। ठीक है ना? क्लियर है क्यों रिलेट कर रहे हैं? ठीक है। अब देखो, अब जो क्योंकि इसको क्लासिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास जो फेज होगी और जो एम्पलीट्यूड होगी ना, वो दोनों आपके पास मीनिंगफुल है। जैसे अगर क्वांटम मैकेनिकल होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप बोलते हो कि आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों सेम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, इस टाइप से हम जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो आपने 5th सेम में किया था, उस टाइप की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्लासिकल है तो एम्पलीट्यूड और फेज दोनों मीनिंगफुल है और दोनों आपके पास ऑब्जर्वेबल है। ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बोला है कि आपने जो ये बोसोनिक सिस्टम है, जो आपके कूपर पेयर्स हैं, उनको आपने किसके साथ रिलेट करना है? उनको आपने बच्चे रिलेट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो वेव फंक्शन होता है, जैसा उसका एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी होती है, वैसा ही कैसा इसका होगा, ये जो कूपर पेयर्स है इनका भी सेम ही होगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लेट किया कि जो साई है आपका वो पार्टिकल प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, कि जो किसी पार्टिकल का जो उसका प्रोबेबिलिटी, उसका एम्पलीट्यूड की उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद में जो आपके पास टोटल पेयर कितने होंगे, टोटल कंसंट्रेशन क्या होगी, वो आपके पास होगी साई स्टार और साई। ये होती है ना टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसे हम फाइंड करते हैं 5th सेम में हमने किया था। ओनली साई का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता, साई स्टार इंटू साई अगर कर दो, दैट मीन्स के साई स्क्वेयर कर दो, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी देगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि वो जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं टोटल उसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या पेयर कंसंट्रेशन कितनी है, वो आपके पास क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। ये हमने यहाँ पे सपोज करके चले हैं कि अगर मान के चलो अगर वो सुपर कंडक्टर बन गया, उसके अंदर 30 अगर पेयर थे, तो दोबारा नॉर्मल कंडक्टर चेंज करके फिर सुपर कंडक्टर बनाओगे तो भी उसके अंदर पेयर कितने आएंगे? 30 ही आएंगे। वो आपके पास कंसंट्रेशन जो है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, आपके कंसंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है। तो अब इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर किया है। अब फील्ड का जो वेव फंक्शन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, साई इज इक्वल टू n रेज टू 1/2, n यहाँ पे कंसंट्रेशन है बच्ची, e रेज टू आइटा थीटा आर। ठीक है, क्या है? n रेज टू 1/2 e रेज टू आइटा, और ये एक फंक्शन आएगा थीटा, किसका फंक्शन है? आर का। ठीक है। n तो आपकी ये कंसंट्रेशन होगी ये वाली, और थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे, थीटा का मतलब है फेज। ठीक है, थीटा का मतलब है फेज। तो साई आ गया। और 5th सेम में हमने किया था साई स्टार कैसे फाइंड करते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दो, तो ये आपके पास क्या आ गया? साई स्टार आ गया। क्लियर है बच्चे? इसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट करके चले हैं, जैसा उसका वेव फंक्शन था, जैसे उसकी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड था, वैसा ही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने जो उस बोसोन की वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चे। जो आपके पास पार्टिकल है, बोसोन है या कूपर पेयर जो इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों पेयर में ट्रेवल कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी फाइंड करनी क्या है? तो ये वेलोसिटी हम हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशंस हैं वो यूज करेंगे, जो आपने बीएससी फर्स्ट में की थी, फर्स्ट सेम के अंदर। ठीक है, तो वो मैं दोबारा करवा तो नहीं सकता, आपको सीधी याद करनी है। उसकी वेलोसिटी इस टाइप से आती है, v इज इक्वल टू 1/m, ये p माइनस क्यू बाय सी इंटू ए। p आपके पास क्या है? ये आपके पास मोमेंटम है। ठीक है, क्यू आपके पास क्या है? ये आपके पास चार्ज है। ठीक है, c आपके पास जो वेलोसिटी होगी, और a जो है वो आपके पास क्या है? दैट इज द वेक्टर पोटेंशियल है। वो भी आपने फर्स्ट सेम में किया था, वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है और स्केलर पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब बच्चे इसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पार्टिकल की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू हैमिल्टोनियन जो इक्वेशन होती है, हैमिल्टन इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब मोमेंटम जो है ये हमने 5th सेम में की थी कि मोमेंटम जो होती है माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स होती है एक डायरेक्शन के अंदर। अगर टोटल मोमेंटम फाइंड करनी है तो फिर वो क्या आ जाएगी? माइनस आइटा एच कट, और ये डेल आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो अब ये मोमेंटम p की वैल्यू आपने यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी?
दैट इज दिस वन इज योर इक्वेशन, ये आपके पास v की इक्वेशन आ गई, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू आपने पुट की है। उसके बाद में बच्चे आपने क्या करना है, ये आपके पास v की वैल्यू आ चुकी है। आफ्टर दैट यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, v की वैल्यू हमने फाइंड की है, फिर हमने फाइंड करनी है कि जो आपके पास पार्टिकल की फ्लक्स होगा, कि कितने पार्टिकल, कहाँ पे कितने पार्टिकल हैं, दैट इज अ पार्टिकल फ्लक्स जो होगा बच्चे। फ्लक्स जो होता है कैसे फाइंड करते हैं हम, अगर याद होगा साई स्टार लिख के बाद में x इंटू साई लिख देते थे ऐसे करके, वो आपका फ्लक्स होता है, याद होगा। वो फ्लक्स डेंसिटी आपको करवाई थी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जहाँ पे हमने की थी, S इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट, इस तरह से करके साई स्टार डेल साई ऐसे किया था, तो ये फ्लक्स होता है, इस तरह से हम अगर लिखते हैं तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो फ्लक्स फाइंड करना है वो उस पार्टिकल का करना है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा बच्चे वो क्या आएगा, दैट इज साई स्टार v इंटू में आ जाएगा साई। तो ये हमने यहाँ पे सोल्व करना है, साई स्टार v इंटू साई। तो साई स्टार आपका क्या था, यहाँ पे पुट करोगे, v की वैल्यू ये रही, वो सेंटर में पुट करोगे, और दूसरी साइड आपका क्या आएगा, साई आएगा, ठीक है बच्चे। तो अब जो यहाँ से लिख के वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आपके पास क्या है, ये देखो पार्टिकल फ्लक्स हमने फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड करते हैं, दोनों वेव फंक्शन के अंदर जो आपकी उसकी वेलोसिटी है वो लिखोगे, तब पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितने बोसोन्स हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले साई की वैल्यू ये थी ना, ये देखो साई मैं दोबारा लिख रहा हूँ, साई आपके पास था n⁻², e⁻θr, और साई स्टार फिर क्या होगा, आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दो, n⁻² और e⁻−θr, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ये साई स्टार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये वैल्यू आपकी v की है, और ये वैल्यू आपकी किसकी है, ये वैल्यू साई की है, दोनों वैल्यू पुट कर लोगे, सिंपल है, मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, अब पुट करने के बाद में क्या है, ये n⁻² था, ये n⁻² था, दोनों रूट थे और वैल्यू आपके पास 1/2 टोटल वैल्यू ऐड करोगे तो 1 हो जाएगी, तो ये आ गया आपके पास n आ गया। अब ये नीचे m था, इसको भी हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये n/m जो है वो आपका बाहर आ गया, दिस वन n/m बाहर आ गया। अब ये e⁻−θr सेम है, और जो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा वो हमने सेम लिखा हुआ है, और जो ये एंड में था वो भी हमने अब तक क्या लिखा हुआ है, सेम, ठीक है बच्चे। अब जो नेक्स्ट है वो देखो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो है इसको कैसे सोल्व करोगे, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास ध्यान से देख लेना बच्चे, इसको n/m स्टिल सेम बाहर है, e⁻, बस ये क्या किया है, n/m अलग से बाहर ले लिया दूसरी ब्रैकेट के अंदर, बाकी सारी चीजें ब्रैकेट के अंदर कर दी। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने जो मैं ग्रीन कलर के अंदर शो कर रहा हूं यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इस फर्स्ट के साथ हो जाएगी, और यहां से इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो e⁻θr, और ये सेंटर वाली वैल्यू और ये पीछे वाली वैल्यू जो है ये दोबारा आएगी, तो ये वैल्यू यहाँ लिख दी, ठीक है। अब सिमिलरली क्या होगा, अब सिमिलरली ग्रीन कलर में दोबारा देखो, ये इसकी वैल्यू इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी, और उसके पीछे ये भी आ जाएगा। आपको मैंने बोला था जब हमने 5th सेम के अंदर सोल्व किया था कि साई जैसे ऑर्डर होता है वैसे रखना होता है, आगे पीछे नहीं करना होता उसको। तो यहाँ पे हम आगे पीछे नहीं कर रहे, जैसे वो है वैसे ही प्लेस करोगे। तो ये देखो, ये पहली वैल्यू आ गई, फिर ये सेंटर वाली वैल्यू ये आ गई, और लास्ट वाली वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे अब ये n/m बाहर है, ये e⁻θr सेम है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, डेल अप्लाई करना है e⁻θr, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करोगे तो e⁻θr का बच्चे क्या आएगा मेरे पास। अच्छा, पहले ये देखो, ये माइनस आयोटा एच कट तो बाहर है, ये मैंने सेम लिखा, उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है, तो e⁻θr का तो e⁻θr ही आएगा। अब आयटा थीटा आर का दोबारा करोगे तो आयटा तो दोबारा आ गया, अब थीटा का दोबारा करोगे तो डेल ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपने अब यहाँ पे यूज करनी है। तो इस वैल्यू को यूज करोगे तो ये देखो, ये माइनस आयोटा एच कट है, ये आयोटा डेल थीटा, ये रहा आयोटा डेल थीटा, और e⁻ वाली वैल्यू थी वो मैंने लास्ट में ही लिखी है। और यहाँ से ये ऊपर वाली वैल्यू देखो, ये e⁻ आयोटा थीटा था, ये e⁻θ था, और दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, e⁻0 क्या होता है, 1 होता है, ओनली क्या बचेगा, क्यू a/c, ये बचेगा क्यू a/c, ठीक है बच्चे।
क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये आपके पास माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा इसकी मल्टीप्लाई इस आयोटा के साथ, तो माइनस बाहर है, आयोटा स्केयर ऑलरेडी -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ पे कोई आयोटा नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद में ये e रेज टू माइनस आयोटा थीटा है, ये e रेज टू प्लस आयोटा थीटा है, दोनों ऐड करोगे तो ये फिर से आपको 1 देंगे, ये भी कट जाएगा, बाकी वैल्यू कोई नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, दैट इज द फ्लक्स जो आपके पास आएगा वो हमने ये फाइंड कर लिया, एंड दिस वन इज योर, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन है बच्चे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है ना बच्चे, वो मेरे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, पहले तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होती क्या है, वो आपके पास होता है चार्ज दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम एनी एरिया इन एनी टाइम, ठीक है ना, कि कितना चार्ज किसी एरिया से कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, वो उसकी करंट डेंसिटी होती है। तो अब हमने ये तो फाइंड कर लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं, कितने बोसोन्स हैं, वो किसी टाइम पे कहीं से पास कर रहे हैं, उसको हमने क्या बोला है, फ्लक्स बोला है। फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया, हमें नंबर पता है। और अगर हमने उसकी करंट डेंसिटी फाइंड करनी है तो सिंपली आप फ्लक्स की मल्टीप्लाई चार्ज से कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, ये तो आपका फ्लक्स था साई स्टार वी साई, उसकी वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। और ऊपर से जो वैल्यू निकाली थी साई स्टार की वैल्यू, वो उठा के यहाँ पे पुट कर दो, साई स्टार वी साई की वैल्यू, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर क्या है, अब अगर मैं इसको डेल क्रॉस कर दूं, मतलब कि डेल क्रॉस जे कर दूं अगर इसको, तो डेल क्रॉस जे करोगे मतलब कि इसका कर्ल करना है। अगर कर्ल करोगे तो यहाँ पे इसका भी कर्ल होगा और इस वैल्यू का भी कर्ल होगा, ठीक है। तो अब अगर इसका कर्ल करोगे, इसमें कर्ल किसका होगा, डेल का कर्ल होगा, डेल क्रॉस डेल, तो ये तो होगा बच्चे 0। अब बाकी बचा इस सेकंड टर्म का कर्ल, जो अब मैं ग्रीन कलर के अंदर लिखूंगा, इस टर्म का आपके पास कर्ल आएगा। तो वो देखो, ये एन क्यू बाय एम तो बाहर था, एन क्यू बाय एम सेम है, उसके बाद में ये माइनस क्यू बाय सी, ये रहा माइनस क्यू बाय सी, उसके बाद में कर्ल इसका करोगे, कर्ल सिर्फ कर्ल वेक्टर का ही होगा ना, स्केलर का तो होता नहीं है, तो स्केलर तो हमने बाहर लिख दिया माइनस क्यू बाय सी, ओनली ए बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ल ऑफ ए हो जाएगा। और कर्ल ऑफ ए क्या होता है, ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपने फर्स्ट सेम के अंदर किया था, वैसे में भी याद ही हो, कर्ल ऑफ ए आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास आ गया, करंट डेंसिटी का जो कर्ल होगा वो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये जस्ट हमने इसलिए किया है, ये हमने लंदन इक्वेशन वाला एक टॉपिक छोड़ रखा है, वो लंदन इक्वेशन के साथ इसको रिलेट किया कि लंदन इक्वेशन को ये फॉलो करता है या नहीं करता, उसके कोरस्पोंडिंग है ये, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने उस चीज को प्रूव करने के लिए आपने जो करंट डेंसिटी है ना, ये चीज जो थर्ड इक्वेशन लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, इसके विद रिस्पेक्ट टू सारा आपका आगे नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक इसके बेस के ऊपर ही सॉल्व होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या है, आपने क्या करना है, आपने एक लूप कंसीडर करना है, सपोज करो दिस वन इज योर लूप, ये आपका लूप है, ठीक है। और ये दोबारा एक मिनट दोबारा कंसीडर करो, ये आपका मान के चलो लूप है, ठीक है। हाँ, ये आप लूप कंसीडर करो। अब इस लूप में से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक जो आपका दैट इज, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेमीकंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है, सुपर कंडक्टर को, सॉरी बच्चे, ठीक है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऐसे इंटर कर रही हैं और यहाँ से बाहर जा रही हैं, ऐसे इंटर कर रही हैं, यहाँ से बाहर जा रही हैं, ऐसे इंटर कर रही हैं, यहाँ से बाहर जा रही हैं, ठीक है। और ये कुछ अपना भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, ये हमने उस दिन देखा था कि ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और ये जो बाहर से हमने अप्लाई किया उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। अब हमने क्या करना है बच्चे, इसके अंदर एक हमने छोटा सा आप कह लो कि एक एरिया कंसीडर कर लेना इसी रिंग के अंदर, ये मान के चलो जो मैंने ब्लू कलर से डॉट रिप्रेजेंट किए हैं, हमने ये कंसीडर कर लिया। इसके विद रिस्पेक्ट टू अब हमने फाइंड करना है कि इसके अंदर जो फ्लक्स क्वांटाइजेशन होगी या नहीं होगी। अब देखो, ये एक ग्रीन कलर की एक रिंग थी,
अब उस रिंग में से हमने एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया जो ना तो उस रिंग से बाहर है ना ही उस रिंग से बिल्कुल अंदर है, सेंटर में कंसीडर कर लिया। अब वो रिंग के अंदर है ना बच्चे, और हमने मिजनर इफेक्ट किया था। उस इफेक्ट के अंदर आपके पास क्या था, उस इफेक्ट में यही बोला गया था कि जैसे ही आप किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, जहां वो सुपर कंडक्टर अगर बन जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सक्लूड करेगा। अब ये एक्सक्लूड कर रहा है। अब ये आपका सुपर कंडक्टर है, ये वाला, ये जो दो ग्रीन कलर के आपको सर्कल दिख रहे हैं, ये सुपर कंडक्टर है, अंदर से तो वो खाली है। अब इस सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके अंदर भी बच्चे जीरो होगा, और इसके अंदर करंट डेंसिटी जो होगी वो भी आपके पास जीरो होगी। ये मैंने उस दिन शो की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होगा, ये मैंने उस दिन फर्स्ट लेक्चर के अंदर चीजें शो की थी, ठीक है। तो वो मेजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर जीरो होगा। जो हमने ये ब्लू कलर के अंदर सर्कल कंसीडर किया है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, वहां पे आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू भी क्या है, जीरो है, ठीक है बच्चे। तो अगर जीरो है तो इस इक्वेशन से ये करंट डेंसिटी है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, फिर जीरो आएगी ना। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो आएगी तो यहाँ से इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करो, ये क्या आ गया, एच कट डेल थीटा माइनस क्यू बाय सी इंटू में ए आ गया, और ये किसके इक्वल आएगा, जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, एच कट डेल थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू डिवाइड बाय सी इंटू में क्या आ गया, ए। तो यहाँ से बच्चे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आपने चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है या ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ से वैल्यू मान के चलो, ये सी इस साइड चला जाएगा, तो सी एच कट डेल थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। यहां तक क्लियर है। कैसे आई है, करंट डेंसिटी हमने जीरो क्यों ली है, क्योंकि सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है, उसके अंदर आपके पास करंट डेंसिटी भी जीरो होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। दैट इज इन केस ऑफ आइडियल सुपर कंडक्टर। वो तो हमने कल देखे थे कि टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर होते हैं, किसी में अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी में नहीं होता, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये देखो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चे, दैट इज अकॉर्डिंग टू मिजनर इफेक्ट, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, यहां तक हमने कर लिया। ये आपके पास सी है बच्चे, दिस वन इज सी, नॉट ई है, ये सी है, ये आ गया, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन में दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि आपने वो सर्कल सा कंसीडर किया है कि लाइन सी कंसीडर किया है, तो इसलिए आपको लाइन इंटीग्रल कंसीडर करना है। ये मैंने इसका लाइन इंटीग्रल किया, जो चीज कांस्टेंट थी वो मैंने बाहर ले ली, ये सी एच कट कांस्टेंट था, इसको कलर चेंज करने दो बच्चे, ये आपके पास सी एच कट था, इसको मैंने बाहर ले लिया। बाकी जो डेल थीटा बचा है उसका मैंने लाइन इंटीग्रल कर दिया। लाइन इंटीग्रल किसके विद रिस्पेक्ट होता है, डी एल, और सी का मतलब क्या आ गया, क्लोज्ड, आपने कंटूर कंसीडर कर लिया, लाइन कंटूर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी साइड क्यू इंटू ए था, तो इसका क्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लाइन इंटीग्रल किसका हो जाएगा, ए डॉट डी एल का बच्चे हो जाएगा यहाँ पे लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा, अब आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस में चेंज कर सकते हो ना, स्टोक्स थ्योरम का यूज करके, जो हमने आपने सॉरी नहीं किया, आपने फर्स्ट सेम में की है, वो आपके फर्स्ट ईयर में आती है। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये देखो कैसे होगा, आपको सिंपली क्या करना है, उसको उसका कर्ल कर देना है आपने, और लाइन इंटीग्रल को आपने चेंज कर देना सरफेस के अंदर, वहां पे आपके पास डी सिग्मा आ जाएगा। इस केस में सिग्मा आपके पास सरफेस इंटीग्रल है, या डी एस भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया, तो इसको हमने इसमें चेंज कर दिया बाय यूजिंग किस थ्योरम का यूज किया है, स्टोक्स थ्योरम। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, इस साइड इसका लाइन इंटीग्रल करोगे तो ये इक्वेशन बन गई, अब इसका लाइन इंटीग्रल करोगे तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो डेल क्रॉस ए डॉट में क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास सिग्मा। लाइन से सरफेस में कन्वर्ट करेगी कौन सी थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो ये यूज करने के बाद में स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, मैं दोबारा करवा देता हूँ। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है ए डॉट डी एल, तो स्टोक्स थ्योरम क्या करेगी, इस इंटीग्रेशन को डेल क्रॉस ए और साथ में इसको कन्वर्ट कर देगी सरफेस इंटीग्रल के साथ, दैट इज डी एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया स्टोक्स थ्योरम। तो इसका यूज करके यहां तक आ गए। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, डेल क्रॉस ए क्या होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना। जो आपका कर्ल होता है वेक्टर पोटेंशियल का डेल क्रॉस ए, वो आपका बच्चे मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमने पीछे भी शायद यूज किया था, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू, ये क्या तो सेम आ गया,
और ये डेल क्रॉस ए इसका क्या बन गया इंटीग्रेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया और साथ में क्या आ गया मेरे पास डी सिग्मा। ठीक है, पहले तो इसको देख लो ये क्या है, ये सिर्फ इतना पोर्शन देखो, ये था, ये इक्वेशन थी, डेल क्रॉस ए को बी पुट किया, डी सिग्मा आ गया। अब बच्चे ये भी फर्स्ट सेम में आया था, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक हमने स्टडी किया था, वहां पे था जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साथ अगर आपका एरिया है, इसके साथ आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो ये आपका फ्लक्स होता है जिसको हम क्या लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। दिस वन इज योर फ्लक्स। ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस किसी एरिया से पास हो रही हैं, वो आपका फ्लक्स होता है बी डॉट डी ए। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है ना, बस ये क्या आ गया, ये आ गया बी डॉट डी सिग्मा। तो है तो ये भी फ्लक्स ही है, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, दैट इज फाई। तो इसलिए ये आगे क्या हो जाएगा, क्यू इंटू फाई आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात इससे ये कैसे बना है, इससे ये कैसे आया, इस चीज को देखो, ये क्लियर है ना, पीछे वाला राइट साइड क्लियर होगी सभी को, लेफ्ट साइड देखो। अब जो लेफ्ट साइड है बच्ची, इसमें क्या है, ये सी एच कट तो कांस्टेंट था, सी एच कट स्टिल मेरे पास बाहर है। अब ये डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट थीटा के रिस्पेक्ट आपको लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो गया ना, जस्ट थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसीलिए ये इस टाइप से हुआ है। ठीक है, कटेगा नहीं, कैंसल आउट हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो ये राइट साइड क्या आएगा, क्या वो इंटू फाइव, यहाँ से ये कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहले ये आएगा, फिर इससे आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ओवरऑल इक्वेशन है ये किसके इक्वल आ गया, इस चीज के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये मेरे पास आ गया इस वैल्यू के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला थीटा आपके पास क्या था, वो बच्चे आपका फेज था। ठीक है, और अगर थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख रहे हो तो वो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज योर फेज डिफरेंस। ये बच्चे आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये आपका फेज डिफरेंस है। तो अब देखो ये फेज डिफरेंस होगा क्या, क्योंकि साई जो है वो आपका वेव फंक्शन है, और इसकी बच्चे हमने प्रॉपर्टीज कर रखी हैं कि ये सिंगल वैल्यूड होता है। ठीक है, किस टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमने सारी डिस्कस की थी प्रीवियस सैम के अंदर। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू होने का मतलब क्या है, कि जो ये इसका फेज डिफरेंस आएगा, जो आपका एम्पलीट्यूड के अंदर एम्पलीट्यूड और फेज के अंदर जो है आपका डिफरेंस होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, वो आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो आपका फेज डिफरेंस है बच्चे, वो आपके पास इसकी कंडीशन ये है कि ये आपके पास क्या होगा, क्वांटाइज आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड है, तो सिंगल वैल्यूड किस टाइप से सॉल्व होते हैं कि उनकी वैल्यू जो होगी वो क्वांटाइज होगी। जो भी फेज डिफरेंस बनेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू 2 पाई बनेगा। यहाँ तो 2 पाई हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस तरह से। तो इंटीग्रल मल्टीपल किसके होगा, यहाँ पे s जो है वो आपका क्या होगा, एक इंटीजर होगा। s क्या है, दैट इज योर इंटीजर है, ये आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। हमारे पास ये था, इसका आपने लाइन इंटीग्रल किया तो ये बन गया, दूसरे का लाइन इंटीग्रल किया तो वहां से ये बन जाएगा। अब उसके बाद में क्या करना है, यहां से आपने इसके लिए स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किए, डेल क्रॉस ए का आगे क्या हो जाता है, बी हो जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है कितनी लाइन पास कर रहे हैं उसको क्या लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। तो ये राइट साइड तो होगी। अब लेफ्ट साइड देखो, यहाँ से ये कैसे आएगा, तो ये डेल से इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा, थीटा बचा है तो हाइयर माइनस लोअर हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, वहां से आपके पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये आपका सिंगल वैल्यूड है तो बच्चे सिंगल वैल्यूड के केस में इसकी वैल्यू आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल होगी 2 पाई की। ठीक है, और इंटीग्रल मल्टीपल के लिए आप s कंसीडर कर लो। s यहाँ पे कोई इंटीजर है, 0 1 2 3 इस तरह की इसकी कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ये क्या है, दैट इज योर इंटीजर। ठीक है बच्चे, अच्छा अब ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सिंगल वैल्यूड है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा, 2 पाई s। s आपके पास कोई इंटीजर है, जैसे इससे पहले हम n h कट करके लिखते थे, n वहां पे इंटीजर था, यहाँ पे बस n की जगह हमने s लिया, क्योंकि n हमने पहले यूज कर लिया, जो इसकी करंट डेंसिटी थी वहां पे हमने यूज किया था, कंसंट्रेशन थी सॉरी। तो यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा 1 की जगह क्या यूज करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई s। तो ये देखो सी एच कट 2 पाई s इज इक्वल टू क्या इंटू फाइव, ये मेरे पास आ गया क्या इंटू फाइव।
और यहां से हमने ये फाई निकालना था, ये फाई आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अच्छे ढंग से समझ लो, ये है क्या आपके पास, ये जो फाई आपने निकाला है ये ही आपका फ्लक्स है। तो अब इसको आप ऐसे पुट कर सकते हो इस फ्लक्स को कि जो ये आपका फाई है ये किसके इक्वल है, ये आपका फाई नॉट इनटू में क्या है, एस है। तो यहाँ पे जो फाई नॉट की वैल्यू है वो क्या है, फाई नॉट की वैल्यू है 2 पाई सी एच कट डिवाइड बाय क्यू। इसको बच्चे बोलते हैं ये आपका है फ्लक्स क्वांटा, ये आपके पास है फ्लक्स क्वांटा। ठीक है, फाई नॉट इज इक्वल टू 2 पाई सी एच कट डिवाइड बाय क्यू, और इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू क्या है, दैट इज फ्लक्स क्वांटा। क्लियर है बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दैट इज 2 पाई सी डिवाइड बाय क्यू, सॉरी एच कट रह गया, और ये फ्लक्स क्वांटा है। अब ये जो फाई नॉट है ना बच्चे, ये जो मैंने अभी लिखा है दैट इज 2 पाई सी एच कट डिवाइड बाय क्यू, ये तो बच्चे सीजीएस यूनिट के लिए होता है। ये जो हमने सारा एक्सप्रेशन निकाला है सीजीएस में निकाला है। अगर आप इसको ऐसा यूनिट में निकालोगे तो वहां पे सी नहीं आएगा, ये आएगा 2 पाई एच कट डिवाइड बाय क्यू। ये किसके लिए है, फॉर एसआई यूनिट के लिए। ठीक है, अच्छा अब जो कूपर पेयर है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, जो आपका कूपर पेयर है उसका बच्चे चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा ना। तो अब ये 2e जो है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एसआई यूनिट के अंदर, तो फाई नोट की वैल्यू जो आएगी 2 पाई एच कट, चार्ज की जगह 2e, वैसे नेगेटिव का चार्ज होगा ये। ठीक है, ये 2 से 2 चलो एक बार छोड़ दो, कट नहीं करते हम, ये मेरे पास आ गया 2 पाई। एच कट की वैल्यू क्या होती है, h डिवाइड बाय 2 पाई, 2e पहले था और ये 2 पाई अब आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, h डिवाइड बाय 2e आ गया ना। इसका मतलब इस फाई नोट की वैल्यू एसआई यूनिट में क्या आएगी, ये जो आपका टोटल फाई था ये किसके इक्वल आएगा, फाई नोट इनटू में एस था। अब फाई नोट हमने एसआई यूनिट में फाइंड किया, कितना होता है h डिवाइड बाय 2e, मल्टीप्लाई किससे करनी है, s से, ये आ गया आपके पास फाई। तो ये s तो इंटीजर था और जो फाई की वैल्यू आई है वो किसके मल्टीपल आ रही है, h डिवाइड बाय 2e, और इसी को बोलते हैं दैट मीन्स कि आपका जो फ्लक्स है इज क्वांटाइज्ड इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिंग जो रिंग होगी उसमें आपका फ्लक्स जो होगा वो क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। और कितनी यूनिट में रहेगा, h डिवाइड बाय 2e में रहेगा अगर वो SI यूनिट है। अगर वो CGS हो जाएगी तो HC डिवाइड बाय 2e हो जाएगा अगर वो आपके पास कौन सी यूनिट है बच्चे, अगर वो आपके पास यूनिट है CGS। ठीक है, किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो ये जो फाई नोट होता है ना इसको आप क्या बोलते हो, फ्लक्स क्वांटा। हाँ ये तो मैंने बोल दिया, इसको क्या बोलते हो, दैट इज योर फ्लक्स क्वांटा। ये देख लो इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स क्वांटा, फाई नोट। तो याद रखना है CGS में इसका रिजल्ट अलग आएगा और जो आपके पास SI यूनिट है उसमें इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना। CDL में बहुत टाइम आया हुआ है, KU के वगैरह में कम पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। टोटल आपको ये ड्राइव करना है, यहाँ तक ये फाइंड करना है कि जो फ्लक्स थ्रो होगा द रिंग इज क्वांटाइज्ड एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2e किसके लिए है, SI यूनिट के लिए। अगर CGS हो जाएगी तो HC डिवाइड बाय क्या लिखोगे, 2e लिखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन इसके अंदर, हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको कर लेना। ठीक है, और दूसरा आई थिंक आपको शायद इन्फॉर्मेशन मिली गई हो कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो इसी वीक तक लगेंगे, उसके बाद में हॉलीडेज हैं, आपके समर वेकेशन वगैरह हैं। ठीक है, 15 जून तक होंगी शायद, उसके बाद में फिर कॉलेज वगैरह लगेगा और मे भी शायद ऑनलाइन हो या कैसे, अगर कोरोना वगैरह ना हुआ तो उसके कारण आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसमें बच्चे, इसमें एक चीज ये देख लो कि